उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बीज सहायता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने इस अवसर पर पंजाब के अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है। इस आपदा का मुकाबला अकेले पंजाब के किसान नहीं करेंगे। भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करा रही है। विकास और आपदा से निपटने के लिए यूपी सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। तो सीएम योगी ने कहा कि पंजाब देश का एक प्रमुख राज्य है जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। तो आज पंजाब में इस साल हुए अतिवृष्टि की वजह विभिन्न प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुआ है और बीज भी बाढ़ की चपेट में आने से खराब हो गया है। इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी में पड़ सकता है। तो प्रदेश के कृषि विभाग और यूपी बीज विकास निगम की ओर से 2.5 बोरे अर्थात 1000 क्विंटल किस्म का DBW 327 गेहूं बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस गेहूं को करण शिवानी नाम से भी जाना जाता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पंजाब देश का एक प्रमुख राज्य है जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। गोरखपुर में विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम पर्व और त्योहार हमारे यहां आनंददायक है। पर्व और त्योहार आपसी सद्भाव का प्रतीक है और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। पर्यावरण संरक्षण का भी माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का ये भाव हम सबके मन में, जिसके बारे में मैंने प्रजापति समुदाय की बात आपके सामने रखी कि कैसे प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करते हुए मिट्टी के बर्तन को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन का भी एक आदर्श उदाहरण, जो मैं आपको औरंगाबाद गांव के उस परिवार की बात कर रहा था। यानी लगभग 17-18 वर्ष के बाद वो मुझे एक दिन अचानक लखनऊ में मिल गए और लखनऊ में मिले कि मैं 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा कि अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, मैं आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए, उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया। बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आया हूं। तो मैंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरी जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हें? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा बताओ 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताऊं? मैंने कहा
उसने बस 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई भी इसीलिए कि जिससे हम अपने लघु मध्यम और कुटीर उद्यम को फिर से आगे बढ़ा सकें। 2 करोड़ लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर बिना सरकार पर बोझा डाले थे, अपने स्तर पर, और प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता, एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण भी हमारा दायित्व होना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म ने तो प्रारंभ से ही पर्यावरण को महत्व दिया है। आप हवन यज्ञ करते होंगे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण की शुद्धि का एक माध्यम बनता है। हमने हर पेड़ को दैवीय रूप में देखा है। पीपल, बरगद, पाकड़, आम, ये काटे नहीं जाते थे। अब याद करिए, हिंदू महावत हाथी का नहीं होता था, क्योंकि पीपल हाथी खाएगा तो कौन काटेगा। हमें तो मुझे बहुत परेशानी होती थी मंदिर में, जब मंदिर के किसी दीवार पर पीपल का पेड़ उग गया, अब किसको बोलो, कोई हिंदू काटने को तैयारी नहीं, हटाने को तैयारी नहीं। अरे मैं कहता हूं वहां से उखाड़ करके कहीं लगा दो ना। यानी ये भाव है, ये हमारे संस्कार हैं, और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। हमारी ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण की, उस व्यवस्था को, जल संरक्षण को भी, और एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इस भाव के साथ समाज को जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण का इससे बेहतरीन उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कार्य। आपने देखा होगा मार्केट में क्यों मजबूती थी, इतना उछाल क्यों था, क्योंकि स्वदेशी वस्तु मार्केट में थी, और हर परिवार ने कम से कम एक एक स्वदेशी वस्तु तो अपने घर के लिए खरीदी ही खरीदी। यानी हम स्वदेशी वस्तु जब खरीदते हैं, जो मैंने पहले कहा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना हमारी थी, वह भी स्वदेशी को समर्पित थी, अपने ही हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए समर्पित थी। हमारा पैसा हमारे ही उपयोग में आए, राष्ट्र के उपयोग में आए, भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोगों के उपयोग में आए। जब हम इस भाव के साथ कार्य करते हैं, तब राष्ट्र आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होता है, मजबूत होता है। और वही मजबूत करने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भर गोरखपुर बनाएंगे तो आत्मनिर्भर गोरखपुर विकसित गोरखपुर बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे तो ये विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इसका पैसा भारत के अंदर ही भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। अगर इसका पैसा मुनाफे के रूप में जो दुनिया के देशों में जाएगा, तो मान करके चलिए ये पैसा भारत के खिलाफ ही दुरुपयोग होगा। यही पैसा धर्मांतरण में उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। यही पैसा देश के अंदर लव जिहाद जैसी विकृतियों को
बढ़ाने में खर्च होगा, आतंकवाद, नक्सलवाद में ही पैसा दुरुपयोग होगा। हमें वह नहीं होने देना है। और अंत में नागरिक कर्तव्य का भी, हम जिस क्षेत्र में शिक्षक हैं तो शिक्षा के लिए, छात्र हैं तो अपने पाठ्यक्रम के प्रति, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के प्रति, चिकित्सक हैं तो अपने चिकित्सीय पेशा के प्रति, एक सामान्य नागरिक हैं जिस भी क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बन जाए। कोई कारण नहीं कि भारत विकसित भारत न हो। विकसित भारत के लिए पंच परिवर्तन हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस पंच परिवर्तन के जिस भाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में एक एक स्वयंसेवक के माध्यम से आन समाज को जोड़ने की दिशा से आगे बढ़ाने का यह अभियान प्रारंभ किया है, यह अभिनंदनीय है। पूरे विचार परिवार के साथ साथ पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और याद रखना, जब समाज आगे बढ़ेगा और सरकार पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, विकसित होता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो वह समाज स्वावलंबी होता है। वह समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं होता और राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर नहीं होता। सरकार पीछे रहे, समाज आगे नेतृत्व प्रदान करे, यह पंच परिवर्तन उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हम इस पंच परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। आपने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पिछले 100 वर्षों की अगर उस इतिहास के अलग अलग कालखंड की चुनौतियों को अगर आप अवलोकन करेंगे वो एक नई प्रेरणा होगी वर्तमान पीढ़ी को समझने और आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए एक नया पाथेय होगा। हम सबको इस पूरे अभियान के साथ प्राणपण से जुटना चाहिए। इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि पंच परिवर्तन एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के आधार बनने वाले हैं। और हम भी उस अभियान के हिस्से बनेंगे। याद रखना, आपका योगदान आने वाली पीढ़ी स्मृति के रूप में अपने साथ सजोएगी। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे तो वहां पर आपको रामलला की भव्य प्रतिमा और राम दरबार के जो दर्शन होंगे ही, उस परिसर में आपको ऋषि मुनियों के भी, महर्षि वाल्मीकि के भी मंदिर देखने को मिलेगा, महर्षि विश्वामित्र का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी, अन्य सप्तऋषियों के भी मंदिर आपको वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे आपको कुछ चीजें और भी देखने को मिलेंगी। एक रामायण काल का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु की एक भारी प्रतिमा आपको वहां देखने को मिलेगी। एक टीले पर श्री राम जन्मभूमि की तरफ दृष्टि लगाए हुए। याद करिए, रामायण काल त्रेता युग में लेके जा रहा है। आपको वहां गिलहरी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था, यह भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, यानी राम जन्मभूमि में रामलला का भव्य मंदिर, जो मैंने कहा राष्ट्र मंदिर है, तो राष्ट्र काज के लिए जिस भी भूमिका में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो, जिस भी भूमिका में, कोई वाल्मीकि के रूप में होगा, कोई हनुमान के रूप में होगा, कोई सुग्रीव के रूप में होगा, कोई जामवंत के रूप में होगा, कोई गिलहरी के रूप में होगा, कोई जटायु के रूप में होगा, कोई निषाद राज के रूप में होगा, कोई माता सबरी के रूप में होगा, कोई माता अहिल्या के रूप में होगा। लेकिन अलग अलग भूमिकाएं, जिस भी क्षेत्र में जो भूमिका हमें प्राप्त होती है, समाज जोड़ने के लिए, राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ जोड़ने के लिए हम उस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर, दीपावली के इस पावन पर्व पर
विचार परिवार के कुटुंब स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की आप सबको मैं फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूं और 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, ये कार्यक्रम कल गोवर्धन पूजा है, फिर भैया दूज आएगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रमों के प्रति मैं प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सदैव यही उत्साह और उमंग का माहौल बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित कृषकों की बीज सहायता के लिए वाहनों के फ्लैग ऑफ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्राकृतिक आपदा बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहे पंजाब के अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले को आज यहां पर रवाना करने के अवसर पर उत्साह और उमंग का माहौल, खुशहाली का माहौल तभी और प्रभावी हो पाता है जब हम अपनी खुशी के साथ किसी पीड़ित को जोड़ करके उसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। पंजाब जो देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, आज उस पंजाब में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हो, पानी प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी पे पड़ सकता है, अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और
उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दीपावली के साथ साथ गुरुओं की पावन धरा पंजाब में सिख षष्ठम सिख गुरु हरगोविंद जी महाराज की पावन जयंती भी है और उनके बारे में मान्यता थी कि वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्त करवाने में अपना योगदान किया था। और तो पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी राज्य पुलिस बल के सदस्यों ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों और प्रशासन ने अभूतपूर्व समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों और इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए एवं कल्याण हेतु 8 करोड़ रुपए आवंटित इस दौरान किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी वाहिनियों एवं इकाइयों में सेवानिवृत्त अथवा मृत पुलिस कार्मिकों के 90% जीपीएफ के कुल 2511 प्रकरणों में भुगतान आदेश भी निर्गत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के अधीन पुलिस मुख्यालय संवर्ग के 108 पुलिस कार्मिकों को जीपीएफ से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के 234 मेधावी बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत 51,10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्त या नियुक्त या संबद्ध पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 432 दावों का निस्तारण कर। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।